ओ बुला, ये लोटे में थोड़ा पानी ले आता। हाँ ला रहा हूँ, लो। अरे लोटे में कहा था, जग में ले आया। इतना बंटन के कहाँ को जा रहा है बता। वेल माय बिग ब्रदर, मेरे एक फ्रेंड ने क्रिसमस पार्टी ऑर्गेनाइज करी है और वैसे उसने आपको भी इनवाइट किया, लेकिन आप तो ये तुलसी सजाने में व्यस्त हो, चलोगे अपने क्या? भारत में ना बुला, ये क्रिसमस का कल्चर अब जाके आया, लेकिन पता है असल में 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस होता है। मतलब सुन फिर, मतलब अपने हिंदू धर्म में ना आयुर्वेद के हिसाब से अमृत के समान होता है तुलसी का पौधा, जिसे भगवान विष्णु की अर्धांगिनी मतलब माता लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है। और रामायण काल में तो रावण की लंका में तक तुलसी का पौधा था, जिसे छोड़कर हनुमान जी ने पूरी लंका जला दी थी। पर तुझे इन सब से क्या मतलब, तू जा क्रिसमस मना। थोड़े पेड़ों को काटना भी तो जरूरी है, नुकसान भी तो होना चाहिए थोड़ा। अब ये तुलसी का पौधा इतना छोटा सा क्या ही फायदा देगा, 24 घंटे ऑक्सीजन ही तो सप्लाई करेगा। इसके पत्तों का पानी पीने से सर्दी, जुकाम, बुखार, पीसीओडी जैसी दिक्कतें, हेल्थ इश्यूज ही तो रिजॉल्व होंगे। पर तू पार्टी में जा, तुझे इन सब चीजों से क्या मतलब। लेकिन अगर आपको मतलब है तो शेयर करो ये वीडियो और सबको बताओ 25 दिसंबर यानी तुलसी दिवस का धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व। जय श्री राम। योगेश अनंत कालिका सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। शाहू के मित्रों निधन के बाद पूरा साल नाना अपने सभी आंतरिक विरोधियों से जूझता रहा है, ये हमने सुना है। 51 और 52 51 में स्पेसिफिकली 2 नए काल नेमी भारत आए, उनका प्रवेश हुआ, अंग्रेज और फ्रेंच। वैसे तो हम जानते हैं 1747 में ही ऊपर उत्तर में ऑलरेडी अंग्रेज जीत गए थे, सिराजुद्दौला वगैरह वगैरह वगैरह। मैं उसमें आज नहीं पढ़ना चाहता, हम पेशवा तक सीमित रहेंगे। तो ये दक्षिण में तो अंग्रेज और फ्रेंच आए थे। नाना अखंड पूरा साल कभी मालवा गया, कभी जयपुर गया, कभी मराठवाड़ा 3-4 बार गया, उसके बाद दक्षिण में भटकता रहा। लेकिन मित्रों आपने सुना होगा कि लक्ष्य नाना का एक ही रहा है, हिंदवी स्वराज्य को वर्धिष्णु बनाना। नाना के पेशवे बनने के बाद उसके मृत्यु तक नाना ने हर एक जो तबका था जो हिंदवी स्वराज्य से कंसर्न था, उसको हिंदवी स्वराज्य से जोड़ने की नाना ने पूर्ण कोशिश की है, मरते दम तक कोशिश की है। शिंदे, होलकर, पवार मध्य प्रदेश के, मालवा के, ये तो मरते दम तक स्नेही नाना ने बना के रखे। शब्द पे ध्यान दीजिए आप, हिस्ट्री अब आप लोग जानते हो, स्नेही नाना ने बना के रखे। लेकिन ये राजमाता ताराबाई हो, दमाजी गायकवाड़ हो, रघुजी भोसले हो, बाबूजी नाइक हो, ये जो लोग थे, इनके सारे गुनाह को दुर्लक्षित करके उन्हें जोड़ने का काम नाना ने किया। कोई भी नाना ने 20-22 साल के लिखे जो पत्र है, कोई भी पत्र उठा लो, आपको छल कपट उसमें नजर नहीं आएगा। बिल्कुल साफ सुथरी बात, प्रसंगी तीखापन दिखेगा, लेकिन बहुत साफ सुथरी भाषा आपको दिखेगी। यह सब किसके लिए हो रहा था? हिंदवी स्वराज्य के लिए हो रहा था। अपने स्वार्थ के लिए उसने एक भी बात 20-22 साल में नहीं की है। और यह संभव नहीं है कि 20-22 साल एक व्यक्ति का जो पत्र व्यवहार होता है वो आप उसी के जीवनी के अंदर जला डाले, क्योंकि भाई इतिहास में उसकी पर्सनालिटी को में गलत तरीके से पेश ना किया जाए। ऐसा नहीं हो सकता। 20-22 साल का समय बहुत बड़ा होता है। अपने स्वार्थ के लिए एक भी बात नाना ने उस पत्र में नहीं कही है। 20-22 साल, और यही सत्य है, वो डफ कुछ भी बोले। अब उसके मन के विचार, उसकी सोच अगर नाना ने डफ जैसे भांडों को सपने में अगर डफ के बताई होगी तो मुझे माफ करना, मैं कुछ नहीं कर सकता। सारी पुस्तक में कई जगह नाना की सोच अलग थी, लेकिन डैश डैश डैश, दरअसल नाना ये चाहता था डैश 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 डैश। क्यों गोरे बुढ़े, तेरे कान में नाना की आत्मा ने ये बताया था क्या? हाँ, क्योंकि तेरा पुस्तक तो
20वीं सदी की शुरुआत का है। तो नाना की आत्मा रात को मिलने आती है क्या तुझसे? जो घटना घटी और जो उस घटना के आगे पीछे के पत्र व्यवहार है, उसका आप विश्लेषण करो, उस पर टीका करो कि भाई ये पेशवाओं ने किया, मराठाओं ने किया, ये गलत किया, वगैरह वगैरह वगैरह, जरूर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन शुद्ध इतिहास को दूषित करने का भयंकर घिनौना प्रयास इन वामपंथियों ने और इन गोरे पत्ता इतिहासकारों ने आज तक किया है। इन दरिंदों ने मित्रों मोहम्मद घोरी को भाई बना डाला। हाँ, रक्षाबंधन भी करवा लिया उसका, भाई का चोला पहन के। गजब है। 6 महीने के अंदर फिरोज तुगलक जब लात मार के निकाल के वो हिमाचल गया, तो 6 महीने के अंदर हिमाचल में 2000 नहरें भी उसने बना डाली। क्या बात है। हाँ, तैमूर जब अगर कश्मीर के रास्ते दिल्ली तक आया तो कहते कि दिल्ली के यमुना तट पर उसने कश्मीरी हिंदुओं को पकड़ के रखा था। संख्या जानकर हैरान होंगे आप, संख्या लिखी है 1 लाख हिंदू यमुना तट पे तैमूर ने पकड़ के रखे कि भाई अब उनको खिलाना भी पड़ता था। तो तैमूर ने काजी से पूछा क्या करे भाई? काजी ने कहा इन सब काफिरों को काट डालो। 1 लाख हिंदू काटे गए। मजाक है? कोई शर्म है ये इतिहासकार को? चाटुकार, अब क्या कहूं, ऐसे झूठे मक्कार प्रोपेगेंडिस्ट, क्या कहूं। चलो मैं गाली नहीं देता, सिर्फ कहता हूं कि इसे बीबीसी या अरफा शेरवानी चटवानी मटवानी पोटवानी जो भी कह सकते हो कह दीजिए, चलो वो तो गाली बराबर ही है। आपके मन में जो अभी प्रतिक्षिप्त क्रिया उमटी है ना गाली के रूप में, वही मेरी भी निकली है और मैं भी आपके मन में जो गाली आ रही है वो मैं भी दे रहा हूं। चलो विषयांतर हो गया। जब ऐसा मित्रों मैं कह रहा हूं आपसे, पिछले साल बहुत बार विषय से दूर भाग के पता नहीं कहां पहुंचता था, लेकिन ये साल अब थोड़ा शांत हो गया लगता है। लेकिन फिर भी विषय इन वामपंथी और ये चच्चा का अगर निकाला ना सब्जेक्ट, तो मैं अक्सर पटरी से मेरी गाड़ी फिसल जाती है। अब पता नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं कोशिश कर रहा हूँ, ये साल में बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश आगे भी करता रहूँगा। 14 जुलाई 1751 को नाना ने एक विस्तृत पत्र होलकर को लिखा है। इसको पत्र से ज़्यादा हम लोग नवंबर 1750 से जुलाई 1751 का मराठाओं का इतिहास अगर कहेंगे तो गलत नहीं होगा। 8 पन्नों का मित्रों ये पत्र है। नाना ने नवंबर 1750 से लेके जुलाई तक, यानी ये 2 महीने और ये 7 महीने, 9 महीने का बड़े विस्तार से पत्र लिखा है, जिसमें दक्षिण की सारी घटना लिखी हैं। सप्त ऋषि यानी सातारा में जो भी शाहू जी के निधन के बाद घटित घटना है, इसकी इत्यंभूत खबर वहां पे लिखी है। आखिर में भविष्य के बारे में भी लिखता है कि भाई नाना ने गाजुद्दीन के बारे में कहा है कि फिरोज असफ जहां के ये भले पुत्र है, लेकिन दिल्ली में मुत्सद्देगिरी करते ये आए हैं। शिपाईगिरी से काम त्यांनी केलेले नाही, क्योंकि युद्ध तो उसने कभी लड़ा ही नहीं। हाँ, दिल्ली के दरबार में ही बैठा रहा था। यहां मैंने यानी नाना ने, यहां मैंने सलाबत जंग से संधि वार्ता कर रखी है। आपने तो गाजीउद्दीन से संधि वार्ता कर रखी है। आप कृपया गाजीउद्दीन के साथ वचन दे के ना फंसे। गाजीउद्दीन आने में हिचकिचा भी रहा है शायद।
अगर सलाबत जंग हमसे स्नेह करके चौथाई कबूल करता है तो ठीक, तब तक आप सावधान रहे, गाजीउद्दीन को वचन ना दे। यहां जानोजी राव निंबाळकर हमारे मध्यस्थ है, उनसे भी आप बात कर सकते हो। नाना का उद्देश्य मित्रों देखो, वो कतई अब वो जयपुर वाला प्रकरण दोहराना नहीं चाहता था। सलाबत जंग जून 1751 में छत्रपति संभाजीनगर पहुंचा। नाना को बड़ी आशा थी कि भाई सलाबत करार का आदर रखेगा वगैरह वगैरह। में भोपाल का करार उसके बाद भी 2-3 बार उन्होंने शपथ लेके नाना और पेशवा के सामने, बाजीराव के सामने भी 2 बार उन्होंने कहा था कि नहीं हम करार का आदर रखेंगे, रखा नहीं। लेकिन फिर एक बार सलाबत के सामने नाना को आशा थी कि ये करार का आदर रखेगा। अहिल्यानगर में बैठा उसका सरदार, एक्चुअली वो मुगल सरदार था लेकिन निजाम के साथ दक्खन आया था, सैयद लश्कर खान। और दूसरा था ये हमारा मीठा मीठा कालनेमी रामदास पंत। वो तो जब चाहे नाना के पक्ष में आते जाते रहते थे। ये रामदास पंत की मैं बात कर रहा हूँ। जानोजी निंबाळकर मध्यस्थ थे। स्वतः जानोजी बड़े सज्जन आदमी थे, वचनों के पक्के बताए जाते थे। नाना वकील को लिखता है, वासुदेव पंत दीक्षित यांसी, शिंदे होळकर को गाजीउद्दीन के मामले मैंने समझा दिए हैं। यहाँ सैयद स्पष्ट रीत्या गाजीउद्दीन के पक्ष का हमें लग रहा है। आखिर में तो शिंदे होळकर जो कहेंगे वही हमें करना पड़ेगा। सैयद लश्कर खान को आप फिरंगी से मिलने हेतु निवृत्त करें, यानी फिरंगी से मिलने का ख्याल सैयद लश्कर के दिमाग में आ रहा है वो निकाल दे। सैयद को किसी कीमत पर फिरंगी से हाथ मिलाने से आप रोके। सलाबत जंग में पुरुषार्थ नाम की कोई चीज नहीं है, उसको अनुभव भी कम है। बूसी जो कहेगा वही उसके लिए प्रमाण है। और बूसी का हेतु तो साफ नजर आता है कि भाई मराठाओं का वर्चस्व पूर्ण दक्खन से नष्ट करे और दक्खन में फ्रेंचों का प्रभाव बढ़ाए। कोई गलत नहीं है। हम अगर बूसी की जगह होते तो हम भी यही कहते, सही बात। अच्छा, बीच में एक मैं वो घटना अप्रैल 1751 की घटना है, ये आपको बताना जरूरी है। दिल्ली से नारो शंकर ने, जो दिल्ली का वकील है बालाजी महादेव, अब बालाजी महादेव के हाथों कुछ रकम सातारा भेज दी। वो जीएसटी की रकम थी। अब रकम निकल के बाजीराव दिल्ली से सातारा आ रहा था। बीच में रामदास पंत ने अपना उसका एक पिट्ठू था, अब्दुल खैर खान। ये अब्दुल खैर खान को उसने रामदास पंत ने भेजा और बीच रास्ते में अब्दुल ने लूट लिया, सारा खजाना लूट लिया। अब भाग्यनगर के पेशवा के जो वकील थे श्यामजी गोविंद ने इस लूट की पूरी शिकायत रामदास पंत की ओर की। जैसे शिकायत सुनी, रामदास पंत ने उस शिकायत को ना सिर्फ अनदेखा किया, श्यामजी गोविंद के साथ उद्दंडता भी की। बड़ा एरोगेंट था। उसका उत्तर सुनो, क्योंकि ये गोविंद ने पत्र में लिखा है। उसका उत्तर है, मिला तो भिजवा देंगे। यही श्यामजी गोविंद ने लिखा। रामदास पंत का एटीट्यूड हमें समझ आता है ये 3 शब्दों से, मिला तो भिजवा देंगे। हमें कि उसके मन में क्या चल रहा है। घटना के बाद इस बेशरम रामदास, मैं तो चाटुकार कहूंगा इसे, वो हलकट स्वभाव के जो होते हैं ना, घटना के बाद बेशरम ये हलकट रामदास ने, हलकट नहीं सॉरी,
अभी नॉटी हम कहते हैं उसे, क्योंकि संजय राउत ने तो हलकट को अंग्रेजी में नॉटी कहा था। उसका नामांकन नॉटी कर दिया था, अंग्रेजी में नॉटी। चल, इस नॉटी रामदास ने घटना के बाद नाना को स्वयं एक पत्र लिखा है। इस बार आपके बिना कहे खजाना भेज रहा हूं। बुरहानपुर सूबे के 3 लाख है और बचे हुए 2,44,000 वो मैं कल भिजवा दूंगा। वचन भंगता नहीं होंगी। सिर्फ 5 लाख तो है, ज्यादा कहाँ है? हाँ, श्रीमंतानी संशय न बाळगावा। आपको लगता है ये रामदास के मन से रामदास ने लिखा है? ना, सारा दिमाग मुझे तो लगता है बूसी का था। अपने यहाँ भी अभी आपने देखा ना, किसान, पहलवान, जवान, हाँ, सारा दिमाग उस भांड डीप स्टेट और सोरोस का दिमाग है। या आपने वो अधेड़ के जो युवा घूम रहा है, वो चलो उसके दिमाग में इतना कहाँ आएगा यार, वो छोड़। पैसा कहीं दूसरे देते हैं, हाँ, इसको जोकर बना के खड़ा रोड पे खड़ा कर देते हैं। ये जोकर घूमते रहता है, हाँ, इसको यही है, जिंदगी भर ये यही करेगा। आगे बढ़ते हैं। अब इन्हीं के कारण इन दोनों में लड़ाई की नौबत आई है, यानी निजाम और मराठाओं में। 24 अक्टूबर का वकील का एक पत्र है कि भाग्यनगर में बोला जा रहा है कि खुदा बंदा खान, जो भाग्यनगर से छत्रपति संभाजी नगर 40,000 की नकदी लेके निकला था, उसे बीच रास्ते यशवंतराव पवार यानी अपने धार वाले यशवंतराव पवार 10,000 की फौज लेके खुदा बंदा खान की तरफ आ रहे हैं। अगर ये बात सत्य है तो यहाँ यानी भाग्यनगर में, यहाँ सभी हम लोग चाहते हैं कि आप वो सारी रकम यानी 40,000 रुपए कम से कम 3-4 महीना निजाम को वापस ना करे। यहाँ भाग्यनगर में बाबूजी नाइक का वकील राजाजी यानी राजा रघुवीर दास, रामदास का नया नाम जो ड्यूप्ले ने दिया था, यहाँ राजा जी के आगे पीछे रोज करते दिख रहा है। राजमाता का पत्र भी यहाँ आया है। ये मैं सलावत खान के भाग्यनगर की दरबार की कहानी आपको बता रहा हूँ। निजाम का दरबार जैसे 1751 में पूरा नाना विरोधियों से भरा पड़ा था। हमारे कुछ मित्र डायरेक्ट जंप कर रहे हैं पानीपत पे। सही बात है उनकी, क्योंकि मैंने जब भारतीय स्वातंत्र्य युद्ध सीरीज चल रही थी उसी दौरान मैंने कहा था कि आगे इसके बाद मैं पेशवाई शुरू करूंगा। जो ये औरंगजेब भांड के मरने के बाद यानी 1707 से 1761 तक का मराठाओं का डिटेल इतिहास मैं आपको बताऊंगा। ये मेरा कर्तव्य है। तो अभी तो हम 51, 52, 53, 54 तक आए हैं। बस अभी तो 6-7 साल बचे हैं। पानीपत तो आएगा ही। पानीपत का ही मुझे लगता है मैं 50 एक एपिसोड पानीपत पे ही करूँगा। इतना मेरे पास डाटा है और तथ्यों के साथ। जैसे अभी आपने सुना होगा, मैं हमेशा पत्र की बात करता हूँ, जो पत्र आज अवेलेबल है। पत्र के अलावा मेरे पास 100-125 साल पुराने हमारे जो पूज्य इतिहासकार होके गए हैं, उनके तथ्यों के साथ लिखी गई पुस्तकें भी हैं। उनके पेपर में आए लेखमाला भी हैं। बम्बई के पेपर में मराठी में आए हैं। और उन्हीं के मदद लेके ये डव जैसे गोरे जितने भी नॉटी है ना, 5 नॉटी है गोरे का, डव जैसे 5 नॉटी जिन्होंने भारत के रिसेंट 300 साल का इतिहास लिखा है। बाद में हमारी बुढ़ी रोमिला है, सतीश चंद्रा जैसा है,
मोहम्मद हबीब है। ये मोहम्मद हबीब मित्रों चच्चा का इतिहास का शिक्षक था। आपको क्या लगता है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया चच्चा ने लिखा है क्या? चच्चा तो पंडित था, वो तो एडवोकेट था इंग्लैंड में, इतिहास उसे कैसे पता ना। अहमदनगर में जेल में मोहम्मद हबीब उसके पास रोज जाता था। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया एक तरह से मोहम्मद हबीब ने ही लिखी है, चच्चा ने अपना नाम चिपका दिया है। वो मोहम्मद हबीब और उसका लौंडा वो तो घनघोर वामपंथी इरफान हबीब, वो तो आपने सुना होगा। और एक जो आपने नहीं सुना लेकिन ये भी मौलाना था, तो आप समझ गए, बाकी का मैं नहीं बताऊंगा। मौलाना अमीनुल हक, ये बांग्लादेशी है, ये भी इतिहासकार खुद को मानता है। अब इन जैसों की आधी सच आधी झूठ प्रोपेगेंडा का करने वाली जो कहानियां हैं उसकी सच्चाई मैं सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ हमारे पूज्य इतिहासकारों के लेखक पुराने पुस्तक और लेखमाला से। वंदे मातरम।